प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिला विधेयक का विरोध एक जमाने में किसी ने किया था। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा तो बताइए तो सही किसने किया था। यानी कि प्रियंका ने सीधा प्रधानमंत्री को आईना दिखाया। देखा जाए। आज से 25 साल 30 साल पहले जिसने भी विरोध किया, उन्होंने कहा कि इसका विरोध हुआ, किसने विरोध किया और नहीं बताया। विरोध तो आप ही ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भी उन्हें आईना दिखाया। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। We are giving blank check to you. Do it now. Do it now. Take credit. Take credit. दोस्तों, कल मैं आपको अपने मंच पर बता चुका हूं कि महिला विधेयक को आखिर क्यों डीलिमिटेशन बिल के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि 2023 में महिला बिल पास हो चुका है। कांग्रेस उसको लेकर समर्थन जतला चुकी है, मगर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में कहते हैं कि अगर तुम इसका विरोध करोगे तो मुझे इसका राजनीतिक फायदा होगा। यानी कि भाजपा की जो असली मंशा है वो खुद प्रधानमंत्री ने बयान कर दी। उनके मन में महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है। वैसे भाजपा का लंबा चौड़ा इतिहास है, किस तरह से वो रेपिस्ट बाबाओं का समर्थन करती है वो एक अलग मुद्दा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे इसका फायदा होगा। बड़ा प्रश्न, इस वक्त पश्चिम बंगाल के चुनाव चल रहे हैं, बीचों बीच आप ये सेशन बुलाते हैं, क्यों? क्योंकि डीलिमिटेशन बिल का जब विपक्ष विरोध करेगी तो आप जनता को यह बताओगे अपने पालतू मीडिया के गुर्गों के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए कि देखो ये लोग महिला विधेयक का विरोध कर रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही चतुराई से खेल खेल रही है, जिसको बुरी तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्सपोज कर दिया। बकौल प्रियंका गांधी वाड्रा, महिला विधेयक के नाम पर बीजेपी स्वयं प्रधानमंत्री खुलकर बेईमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहती हूं अगर वे इस ऐतिहासिक कदम को ईमानदारी से उठाते तो पूरा सदन एकजुट होकर इसे पारित करता, मगर आपने जानबूझकर डीलिमिटेशन बिल के साथ इसे जोड़ दिया जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। सुनिए प्रियंका ने किस कदर प्रहार किया। सदन की सर्वसहमति से देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने पर आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी का नाम भी लोकतंत्र का गौरवमय पन्नों में लिखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हैं, सदन की चर्चा देख रही हैं। हम चाहे बड़े शहरों में रहती हों या छोटे कस्बों और गांवों में, चाहे पढ़ी लिखी हों या हमने अवसरों की कमी का सामना किया हो, महिलाएं ही अपने समाज का बोझ अपनी दृढ़ता और मजबूत इच्छा शक्ति से अपने कंधों पर उठाती हैं। हम ही वे अथक कर्म शक्ति हैं जो हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाती हैं। दर्द और तकलीफें सहने की हमारी क्षमता असीम है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज इस संसद में खड़े हुए मैं खास तौर से अपने पुरुष साथियों को याद दिलाना चाहती हूँ कि इस देश की महिलाएं निडरता पूर्वक जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने हक के लिए लड़ना भी जानती हैं। घोर अंधकार से भरी रात में उठकर एक नई सुबह का दावा करना जानती हैं। इस देश की महिलाएं वे जबरदस्त सामूहिक शक्ति हैं जो इस देश के भविष्य को आकार दे रही हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को ये कहना चाहती हूँ कि अगर वे इस ऐतिहासिक कदम को ईमानदारी से उठा रहे होते तो पूरा संसद इनके साथ एकजुट होकर इसे पारित करता। लेकिन देश की महिलाओं के नाम पर इस देश के बुनियादी ढांचे, इसकी अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ने इस विधेयक का मकसद ही बदल डाला है। हमारी संसद को कमजोर करके अपनी सत्ता को कायम रखने की एक खोखली कोशिश साबित हुई है। और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल था, गौर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे भाजपा की मंशा इस बिल और डीलिमिटेशन के बारे में पता चल जाती है। बकौल प्रधानमंत्री वो कहते हैं, यहां कुछ लोगों को लगता है कि इसमें मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे मिलेगा। आपका सारा खेल वही है प्रधानमंत्री जी।
आप जानबूझकर पश्चिम बंगाल के चुनावों से पहले इसे लेकर आए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनावों में महिला वोट किस तरह से ममता बनर्जी के साथ हैं, उनकी तमाम योजनाओं के चलते। और यही वजह है कि आप इसे अब लेकर आए हैं, वरना आप चाहते तो डीलिमिटेशन बिल पर पहले सबसे मंत्रणाएं कर सकते थे, मगर यह आपका अंदाजे बयां ही नहीं है। सुनिए प्रधानमंत्री किस तरह से खुलकर कह रहे हैं कि अगर इसका विरोध किया तो लाभ मुझे होगा। देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि एक फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ही ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। मगर कल वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि अतीत में किसी ने महिला बिल का विरोध किया था, तो बताइए तो सही किसने किया था। उन्होंने याद दिलाई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव के कार्यकाल की। उस वक्त कौन सी पार्टी उसका खुलकर विरोध कर रही थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा को सीधे तौर पर यहां आईना दिखाया। देखा जाए। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में महिला आरक्षण लागू करना भी दुनिया में एक ऐसा ही अनोखा कदम था। पंचायतों और नगर पालिकाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में सदन पटल पर पहली बार पेश किया, मगर उस समय ये प्रावधान पारित नहीं हो पाया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने आधी बात बोल दी। उन्होंने कहा, सदन को ये बताया कि विरोध करने वाले कौन थे, उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इसका विरोध हुआ, कौन किसने विरोध किया और नहीं बताया। विरोध तो आप ही ने किया था, भाजपा ने। कुछ सालों बाद स्वर्गीय श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इस कानून को सदन में पारित करके लागू किया। आज अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने जब पंचायत की आंदोलित महिलाओं का जिक्र किया, तो ये समझ लीजिए कि इस कदम के चलते ही आज 40 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में से 15 लाख महिलाएं हमारे लोकतंत्र में भागीदार हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बहुत खूबसूरती से डीलिमिटेशन बिल और महिला विधेयक, उन दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये जो डीलिमिटेशन बिल आप लेकर आए हैं, जिसके जरिए आप लोकसभा की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 कर रहे हैं, ये पूरी तरह से लोकतंत्र पर वार है। सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा। हमारा संविधान सबका है, ये देश एक एक देशवासी का है। किसी एक का हक छीनकर इसे नहीं चलाया जा सकता। इस विधेयक में सिर्फ यह अभाव नहीं है, एक और खतरनाक अभाव है। संसद का 50% विस्तार प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रक्रिया के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े परिवर्तन के नियम क्या होंगे, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पूरे विधेयक में एक भी शब्द नहीं है। महोदय, संसद में भारत के हर प्रदेश की भागीदारी 1971 में निश्चित तौर पर तय की गई थी और इसमें परिवर्तन लाने पर रोक लगाई गई थी। लेकिन इस विधेयक के तहत
ये सब बदलने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके अन्य मंत्रियों के खोखले आश्वासनों के बावजूद यह निश्चित है कि संसद में प्रदेशों के वजन का परिवर्तन किया जाएगा। हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था में इतने बड़े परिवर्तन के लिए पूरी प्रक्रिया बनी हुई है, मगर इनकी योजना यही है कि प्रक्रिया को नकारा जाएगा। जिस तरह असम में इन्होंने मनचाहे सीटों को काटा पीटा, विपक्षी दलों के नेताओं की सीटों का विभाजन किया और अपने राजनीतिक फायदे के लिए नई सीमाएं बनाई, उसी तरह ये पूरे देश में इसका मतलब ये है कि परिसीमन आयोग में सरकार द्वारा चुने गए 3 जने इस पूरे देश के प्रदेशों का वजूद, देश के लोकतंत्र में उनकी भागीदारी और उनका महत्व तय करेंगे। लोकतंत्र को खत्म करने की शुरुआत तो इस सरकार ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया और अन्य संस्थाओं पर अपना पूरा दबाव डालकर शुरू कर ही लिया था, मगर अब लोकतंत्र पर खुला वार होने जा रहा है। अगर ये विधेयक पारित होता है तो समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार एक बार फिर इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करके देश की अखंडता पर बहुत बड़ा हमला कर रही है। एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, चुनाव आने वाले हैं, तब जाकर आपने यह विशेष सत्र बुलाया है। जल्दबाजी क्या थी? क्योंकि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का दबदबा कायम है और यही वजह है कि आप इस सत्र के जरिए एक किस्म का दुष्प्रचार चलाएंगे विपक्ष के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ। और इस बात को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरी तरह से कलई खोल दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, इस देश की महिलाओं का वाकई आप सम्मान करते तो उनका राजनीतिक इस्तेमाल न करते। ये आपकी हस्ती, आपके पद, उसकी गरिमा और आपके दायित्व के प्रतिकूल है। आपने ही कहा था कि भारत की हर नारी का ये हक है, उसका अधिकार है, किसी की मेहरबानी नहीं। आज नहीं तो कल उसे ये हक मिलेगा और इस हक को वे पूरी जिम्मेदारी से देश की अखंडता और एकता को बचाने के लिए इस्तेमाल करेगी। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर नब्ज पर भी वार किया। बकौल प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रधानमंत्री इंटरनेशनल दबाव में हैं और यहां वो जिक्र कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की दबाव का। प्रियंका गांधी जिक्र कर रही हैं एप्स्टीन फाइल्स का। बकौल प्रियंका गांधी वाड्रा, यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। देखा जाए। शायद हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से आज ये उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि वह समस्याओं से घिरे हुए हैं। उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत है। महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक कदम को उन्होंने सत्ता को बनाए रखने का एक कमजोर बहाना बना दिया है। जाति जनगणना को नकारते हुए एक ऐसी संसद बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ अभिव्यक्ति और चर्चा का ही अभाव नहीं होगा, बल्कि पिछड़े वर्गों और प्रदेशों की समानता का भी अभाव होगा। हमारी मातृभूमि की अखंडता का आधार है 1 सिटीजन 1 वोट 1 वैल्यू। अलग अलग राज्यों का दर्जा बगैर किसी संवैधानिक प्रक्रिया के तय करना इस अखंडता पर वार है। इससे हम कैसे सहमत हो सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, इन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया? अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खोलें। इसी में से SC ST का जो दर्जा है, SC ST में
महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, ओबीसी का भी उचित आरक्षण हो जाए। आज पारित हो सकता है, शुभ काम भी हो जाएगा, बेवजह प्रक्रियाहीन परिसीमन से देश का नुकसान भी नहीं होगा और काला टीका भी काम आ जाएगा। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि इस सत्र को जो इस वक्त बुलाया गया है उसके पीछे की सोच क्या है, क्योंकि पालतू मीडिया आपके हाथ में है, वो मीडिया जो इस सत्र को महिला बिल या महिला विधेयक से जोड़कर देख रहा है, जबकि कहीं ना कहीं इसका सीधा नाता डीलिमिटेशन से है, डीलिमिटेशन बिल को पारित कराने को लेकर है। इनके पूरे टूल किट पर किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रहार किया, सुना जाए। अचानक प्रदेशों में चुनाव के दौरान सदन की बैठक बुलाओ, कोई सर्वदलीय बैठक मत बुलाओ, विधेयक का प्रारूप सिर्फ एक दिन पहले सार्वजनिक कर लो ताकि विपक्ष को कोई मौका न मिले कि इस पे चर्चा कर ठीक ढंग से हो। मीडिया और पब्लिक में पहले से ही चर्चा शुरू कर लो कि मोदी जी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। ये विपक्षी दल के जो नेता हैं कुछ समझते नहीं हैं, राष्ट्र के हित में कुछ करते नहीं हैं, विरोध करेंगे। बेचारे मोदी जी इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं, सबको इनका साथ देना चाहिए राजनीति से ऊपर उठकर। और ये कर करके विपक्ष को धर्म संकट में डाल दो। एक तरफ महिला आरक्षण और दूसरी तरफ आपको काट पीट करने की, पूरे ढांचे को बदलने की स्वतंत्रता, ओबीसी वर्ग को नकारने की स्वतंत्रता। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई के हथियार का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार इस सरकार पर वार करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना से क्यों घबरा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी जनगणना को बाद में उन्होंने महिला विधेयक के साथ भी जोड़ा। मगर सीधा प्रहार, मोदी जातीय जनगणना से क्यों डरते हैं। आज प्रधानमंत्री महोदय ने बड़े हल्के में बोल दिया कि इस वर्ग और उस वर्ग के बारे में हम बाद में देख लेंगे। कौन सा इस वर्ग, कौन सा उस वर्ग? ओबीसी वर्ग की बात कर रहे थे कि हम बाद में ही देख लेंगे इसके बारे में। ये हल्के में नहीं लेना चाहिए अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी संख्या है, एक पूरे वर्ग का परिश्रम है, एक पूरे वर्ग का संघर्ष है। इसे टेक्निकल मुद्दा बता के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। हम इनकी मांग कर रहे हैं, हम इनकी जरूरतों को आगे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इनको भी अपना हक मिलना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने उसको एक टेक्निकल मुद्दा बता दिया। हमारे प्रधानमंत्री महोदय किस बात से घबरा रहे हैं? इसी बात से ना कि जब नई जनगणना होगी तो इस ओबीसी वर्ग के असली आंकड़े निकलेंगे और उसमें पता चलेगा कि ये वर्ग कितना मजबूत है, कितना बड़ा है, और उसके हक को कोई नकार नहीं पाएगा। 2011 की जनगणना को परसीमन का आधार बनाकर प्रधानमंत्री जी ओबीसी वर्ग की ये हक छीनना चाहते हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। प्रियंका ने पूछा और इसका जवाब ना प्रधानमंत्री के पास था, न देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास। उन्होंने कहा कि 2023 में आपने कहा कि पहले परिसीमन यानी डीलिमिटेशन होगा, जातीय जनगणना होगी, उसके बाद महिला विधेयक बिल पारित होगा। तो आप पलट क्यों गए? और ये तथ्य हैं जो लोकसभा के रिकॉर्ड्स में हैं। मगर जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब नहीं देंगे, और प्रियंका ने इस मुद्दे पर सीधे कटघरे में खड़ा किया प्रधानमंत्री को। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि आज की चर्चा दरअसल महिला आरक्षण पर है ही नहीं। जो विधेयक के सरकार ने पेश किया है उसका प्रारूप हमने पढ़ा, उससे पूरी चर्चा ही बदल गई है। उनकी सरकार के इस विधेयक का सार सुनिए। सबसे पहले
इसमें लिखा है कि संसद में महिला आरक्षण 2029 तक लागू होना चाहिए। अब सहमत है। फिर कहा गया है कि इसे लागू करने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या 50% बढ़ानी पड़ेगी। मतलब कि सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 850 तक बढ़ाई जाएगी। और इन सीटों को बढ़ाने के लिए एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा जो 2011 की जनगणना को आधार बनाकर ये कार्य करेगा। ऊपर से इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगती, मगर इसे गहराई से समझा जाए तो इसका असली मकसद उभरता है। वह राजनीति की बू जिसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने किया, वह राजनीति की बू इसमें पूरी तरह से घुली हुई है। दरअसल इसी सरकार ने महिला आरक्षण का जो विधेयक सर्वसहमति से 2023 में पारित कराया था, उसमें 2 चीजें थी जो इस विधेयक में नहीं है। उसमें लिखा था कि इसे लागू करने से पहले नई जनगणना और परिसीमन कराई जाएगी। अब अचानक क्या हो गया? मन बदल गया। वही सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर क्यों आगे बढ़ना चाह रही है और इतनी जल्दबाजी क्यों? अध्यक्ष महोदय, ये हमारे देश की सच्चाई है कि प्रतिनिधित्व का सवाल जनसंख्या के सवाल से जुड़ा हुआ है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होती, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। यह अनिवार्य है। ये सरकार 2011 की जनगणना पर आगे बढ़ना इसलिए चाहती है क्योंकि इस जनगणना में ओबीसी वर्ग की संख्या ही नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, डीलिमिटेशन बिल यानी परिसीमन बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घिरी हुई है। किस तरह से दक्षिण को कमजोर किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वहां मौजूदगी नहीं है, ना तमिलनाडु में, ना केरल में, कर्नाटक में भी सत्ता से बाहर हो गए। तो इसीलिए इस बिल के जरिए दक्षिण को कमजोर करना, उत्तर को मजबूत करना, जहां आपकी जो है मौजूदगी है। और यह कहीं ना कहीं देश के फेडरल स्ट्रक्चर, देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। इनफैक्ट अमित शाह भी सामने आए। अमित शाह ने भी कहा कि घबराइए मत, मैं इस पूरे मामले को बहुत खूबसूरती से समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा कि केजी का बच्चा समझ जाए। और उसके बाद देखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के चेहरे पर किस कदर मुस्कान थी। यह मुस्कान सिर्फ अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सत्ता पक्ष के लिए होती है, मगर जब प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही होती हैं तो वहां पर वो कहते हैं कि आप ये नहीं कह सकते, आप वो नहीं कर सकते। देखा जाए। जो भ्रांति फैला रहे वो शायद न समझते हैं, तो उसके लिए मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। मान्यवर वेणुगोपाल जी कह रहे हैं कि किसने कहा? मैं अमित शाह भारत का गृह मंत्री कह रहा हूं जो इस बिल को पायलट किया। दूसरी बात, सुनिए ना बिल में कहां है और कहां से ड्रॉ कर कर मैं आंकड़े निकालता हूं। मैं कल उनको जब डिटेल जवाब दूंगा तब बता दूंगा, मगर वो सुनने के लिए बैठे वॉकआउट ना कर जाए। बाकी मैं डिटेल केजी के बच्चे को समझ में आए इतनी सरलता से इनको मैं समझा दूंगा। तो परिसीमन बिल को महिला विधेयक के साथ पेश करना जो 2023 में पारित हो गया है, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंशा दिखा रही है। भाजपा कोई भी काम
ऐसा नहीं करती जिसमें उसका राजनीतिक फायदा ना हो, जो अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और भाजपा को उसके पालतू मीडिया की मदद भी मिलती है। यही एक हकीकत है दोस्तों। अब विशाल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।